चलो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने विस्कोसिटी और कोहेजन तक हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा, राइट। हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था, विस्कोसिटी क्या होती है, राइट। उसके कारण आपका क्या क्या इफेक्ट होता है वो भी देख लिया था, राइट। उसके बाद हमने एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने एंगुलर डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, डी थीटा इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी बाई डी वाई। ये रहा आपका रिलेशन किसका, एंगुलर डिफॉर्मेशन का, राइट। यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला था, यहाँ से हमें रिलेशन मिला था आपका आपका रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, राइट। मैंने कहा था लास्ट टाइम कि नेक्स्ट हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टार्ट करना, उसमें ये रिलेशन आपका यूज होगा, ठीक है ना। इसमें आपका ये रिलेशन यूज होगा, दैट इज डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू डी यू बाय डी टी। दैट मींस रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू velocity gradient in transverse direction। velocity gradient in transverse direction मतलब आपका आपका ये velocity gradient transverse direction में because of no slip condition, right। जो आपकी पानी की लेयर, जो लेयर आपकी बॉटम मोस्ट लेयर जो सरफेस के कांटेक्ट में आती है, मैंने क्या बोला था, वो लेयर क्या होती है, उसकी वेलोसिटी, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब वो लेयर, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एज कंपेयर टू ऊपर वाली लेयर्स, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ कोहेजन वो क्या करेगी, अपने ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, वो लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर के रोकने की कोशिश करेगी, पर धीरे धीरे क्या होगा, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। दैट मीन्स नीचे वाले की वेलोसिटी सबसे कम, उसके बाद ऊपर वाले की उससे थोड़ी ज्यादा, फिर ऊपर वाले की उससे थोड़ी सी ज्यादा। that means in y direction, that means in y direction a velocity gradient is set up। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करते जाएगी, धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी, राइट। दैट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिलेशन ड्राइव किया, यहाँ से हमने आपका रिलेशन ड्राइव किया एंगुलर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, दैट इज डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू du by dy, du by dy, right। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, क्योंकि इसी के ऊपर आगे जो हमने सब पढ़ना है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ कहता है that shear stress acting on a body, shear stress acting on a body on a fluid is directly proportional to tau, is directly proportional to rate of shear deformation या rate of angular deformation, that means d theta by dt, d theta by dt, right। tau is directly proportional to d theta by dt, right। क्लियर है चीज। अब d theta by dt किसके बराबर है, d theta by dt किसके बराबर है, वो बराबर है आपका आपके ग्रेडियंट के, वो du by dy के बराबर है। दैट मीन्स इसी को सेम रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tau is directly proportional to du by dy, राइट। ये चीज। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है आपका, उसकी जगह क्या आता है, कांस्टेंट आता है, राइट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, दैट मींस टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय dt, tau is equal to mu d theta by dt, where mu is a mu is your dynamic viscosity, mu is dynamic viscosity, and it is a non-universal constant, and it is a non-universal constant,
राइट। अब ये नॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्या मतलब है, तो बता सकते हैं मेरे को, व्हाट इज अ नॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट? जो बताएगा मतलब मेरे को चेंज, इसका प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा। जो, हाँ एग्जैक्टली, नॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया कि जो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट। मतलब नॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब अलग अलग फ्लूइड के लिए, अलग अलग फ्लूइड के लिए इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी जिसकी वैल्यू यूनिफॉर्मली मतलब थ्रू आउट आपकी कहते हैं सेम रहे, जैसे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is equal to 9.81, g is equal to 9.81, it remains constant, but जो mu है, this dynamic viscosity, it changes with the change in fluid। जब आप फ्लूइड चेंज करोगे, फ्लूइड चेंज करो, आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, राइट राइट, क्लियर है। तो दैट मींस नाउ माय mu is equal to, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, mu is equal to tau upon d theta by dt, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tau is equal to mu d theta by dt, राइट, क्लियर है चीज, राइट। अब d theta by dt क्या है, व्हाट इज d theta by dt? d theta by dt is your एंगुलर एंगुलर। डिफॉर्मेशन। फ्लूइड फ्लूइड कितना इजीली डिफॉर्म हो रहा है, राइट। d theta by dt क्या है, व्हाट इज d theta by dt, कि आपके जो फ्लूइड है ये कितना इजीली डिफॉर्म हो रहा है, राइट। अगर आपका d theta by dt ज्यादा है, if d theta by dt is large, if d theta by dt is large, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर d theta by dt large है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या फ्लूइड इजीली फ्लो कर रहा है कि यस इजी, फ्लूइड इजीली फ्लो कर रहा है कि डिफिकल्ट फ्लो है? अगर d इजीली theta by फ्लो dt कर, ज्यादा है, इजीली फ्लो कर रहा है, इजीली फ्लो ऑब्वियस सी बात है। अगर d theta by dt मतलब इजीली आपका कम टाइम में ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है। और अगर आप ये रिलेशन स्टडी करो, अगर आप इस रिलेशन में देखो, अगर d theta by dt की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी, राइट राइट। इफ d theta by dt is large, that means mu is small, mu is small, that means viscosity क्या है, कम है, मतलब fluid is less viscous, that means your flow is easy, flow is easy। इसी का रिवर्स केस देखते हैं, if d theta by dt, if d theta by dt is small, अगर डिफॉर्मेशन कम है, if d theta by dt is small, इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन में भी देखो आप, अगर d theta by dt small है, इसका मतलब mu की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। mu की वैल्यू ज्यादा है, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है, that means mu is large। और जो ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उसको फ्लो करने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, that means flow is flow is difficult, that means flow is difficult। समझ गए म्यू और एंगुलर डिफॉर्मेशन का रिलेशन? एंगुलर डिफॉर्मेशन जितनी आसानी से, मतलब जितनी ज्यादा एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रही है, दैट मींस फ्लूइड आपका उतना इजीली फ्लो कर रहा है, राइट, उतना इजीली फ्लो कर रहा है, मतलब विस्कोसिटी उतनी कम है। और अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन आपकी कम हो रही है, दैट मींस फ्लूइड आपका उतना डिफिकल्ट, उतना ज्यादा विस्कस है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। म्यू क्या आ गया, व्हाट इज म्यू? म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसके यूनिट्स की बात करते हैं, क्या होते हैं इसके यूनिट्स, इसके यूनिट्स आ गए आपके,
न्यूटन मीटर सेकंड सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसके डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस बताओ इसके, यूनिट्स तो आगे, अब डायमेंशंस करो, हम साथ साथ में डायमेंशन एनालिसिस साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। इसके डायमेंशंस क्या होंगे, ml-1 t-1 हाँ ml-1 t-1 -1 ml-1 t-1, राइट। न्यूटन के क्या हो गए, न्यूटन के हो गए, आपको मैंने याद रखा था ml t-2, ठीक है। सेकंड के आ गया आपके इनटू t, और इधर के आ गया आपके l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1, ठीक है। तो ये हो गए ml -1 t-1 राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, राइट। तो अब इसके ये तो आगे इसके एसआई यूनिट से एमकेएस, सीजीएस यूनिट क्या होंगे इसके, सीजीएस यूनिट्स क्या होंगे इसके, हाँ हो गए पॉइज, बिल्कुल सही, पॉइज होते हैं, बोलते पॉइज है, लेकिन लेट सपोज आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या होंगे। न्यूटन का क्या बताया था मैंने आपको, न्यूटन का बताया था मैंने आपको, न्यूटन का हमने लिखा था, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का हमने लिखा था सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। हाँ वो तो वही है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डाइन, अगर याद हो, डाइन, ग्राम सेंटीमीटर डाइन से याद आ गया ना, हाँ 1 न्यूटन 10 5 to न्यूटन 5 एग्जैक्टली 5 डाइन्स, ठीक है ना। तो इसके यूनिट्स आगे डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्लियर है चीज, और ये किसके बराबर होता है, ये आगे इसको हम बोलते हैं पॉइज, इसको हम बोलते हैं पॉइज, इसको हम बोलते हैं पॉइज, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। अब अगर मुझे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज के बीच में रिलेशन निकालना है, कैसे निकालूंगा, निकालो जरा रिलेशन। आपको न्यूटन का कन्वर्जन पता है डाइन में, मीटर स्क्वायर का भी सेंटीमीटर स्क्वायर में पता है, तो देखो क्या रिलेशन बनता है, 1 न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मनी पॉइज, कितने पॉइज के बराबर है, न्यूटन को डाइन में करो और मीटर को सेंटीमीटर में करो, न्यूटन को डाइन में करो और मीटर को सेंटीमीटर में करो। अभी कोई बोल रहा था, अभी हम बात कर रहे थे, अभी बोल तो रहा था कोई न्यूटन और डाइन 10 पॉइज सर, ध्यान 10 पॉइज 1/10 थोड़ी आएगा, न्यूटन सेकंड 10 पर पॉइज मीटर स्क्वायर बड़ा यूनिट, डिवाइड बाय 10,000 जाएगा और वो 10⁵। हाँ एग्जैक्टली, जब आप न्यूटन को डाइन में करोगे वो हो जाएगा 10⁵ और मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे वो हो जाएगा 10⁴। सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, तो ये 4 और ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 10। तो दैट मींस 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। ये रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली पेपर में जब क्वेश्चन आता है यूनिट्स, आपको वो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट्स के अंदर बहुत घुमाते हैं, ये बात याद रखना। आपको कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूनिट्स, बड़ा रेयर होगा कि डायरेक्ट यूनिट्स दे देंगे, क्वेश्चन में कोई अलग यूनिट्स होंगे और आंसर में कुछ अलग यूनिट्स होंगे, तो कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको यूनिट्स में फंसाएंगे वो, ठीक है। तो ये आ गया डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में, इसके यूनिट्स हमने देख लिए, एसआई यूनिट भी देख लिया, सीजीएस भी देख लिया, और इसके डायमेंशन भी देखे और कन्वर्जन भी देख लिया आपने, ठीक है।
है ना, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस, 10 पॉइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज लीनियर फॉर्म ऑफ Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity. Law of viscosity, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या, हमने यहाँ पे डिराइव किया ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन लेके, ठीक है ना। ये आपका फ्लूइड आपका ऐसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो कह रहा है कि अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में कंसीडर करें, दैट मींस लेट्स सपोज दिस इज योर बाउंड्री, ये कोई बाउंड्री है आपकी, लेट्स सपोज दिस इज योर बाउंड्री, ठीक है। और लेट्स सपोज एक पार्टिकल आपका यहाँ पे है, नो स्लिप कंडीशन, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, जिसकी वेलोसिटी होगी 0, और लेट्स सपोज एक पार्टिकल इसी की डायरेक्शन में, जो पार्टिकल यहाँ पे होगा, जो पार्टिकल यहाँ होगा, वो इससे ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो दैट मींस वो पार्टिकल कुछ इस लोकेशन पे होगा, लेट्स सपोज दिस पार्टिकल is moving with velocity u, let's suppose this particle is moving with velocity u, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग पार्टिकल्स अलग-अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ये बन गई आपकी लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो लेट्स सपोज आपका एक पार्टिकल आ गया बेस पे, बाउंड्री पे, और सेकंड पार्टिकल जो हम कंसीडर कर रहे हैं which is at a distance h, it is moving with velocity u, right। तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय डी टी, और म्यू इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई, डी यू क्या हो गया, व्हाट इज डी यू इज चेंज इन वेलोसिटी एंड डी वाई इज चेंज इन हाइट, so that means tau is equal to mu, right, change in velocity क्या आ गया, velocity u minus 0 h minus 0, when elevation is h, velocity is u, and when elevation is 0, velocity is 0, right। ये रिलेशन बन गया आपका, du क्या हो गया, u minus 0 क्या आ गया, this is change in velocity, and h minus 0 क्या आ गया, दिस इज योर चेंज इन एलिवेशन। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर ऐसे कंफ्यूजन है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब कहाँ पे आपकी वेलोसिटी, कहाँ पे, कांटेक्ट सरफेस पे, नो स्लिप कंडीशन, और एट अ हाइट h वेलोसिटी 0, एट कांटेक्ट सरफेस एट height is 0 and where velocity is u, height is h, तो यहाँ से मेरा रिलेशन क्या बन गया, tau is equal to mu into u upon h, ये रिलेशन बन गया मेरा, this is your shear stress is equal to mu into u upon h, right। क्लियर है चीज, ठीक है। अब इस फ्लूइड के मोशन के कारण जब ये फ्लूइड फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, ये क्या करेगा, ये इस सरफेस के ऊपर क्या करेगा, एक ड्रैग फोर्स लगाएगा,
ये क्या लगाएगा, एक ड्रैग फोर्स लगाएगा। जब ये फ्लूइड इस सरफेस के ऊपर चलेगा, अब क्या करेगा, कि ड्रैग फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन हो रही है, नो स्लिप कंडीशन बन रही है, राइट। तो एक ड्रैग फोर्स लगाएगा। तो दैट ड्रैग फोर्स एफ ड्रैग, this drag force is equal to एक मिनट यार, होल्ड करता। ठीक है, तो ये क्या लगेगा आपका, जब ये फ्लूइड फ्लो करेगा, ये करेगा, इस सरफेस के ऊपर क्या लगाएगा, ड्रैग फोर्स लगाएगा। तो दैट ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, ड्रैग फोर्स किसके ऊपर, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, right? So that means your drag force is equal to shear stress into area। अभी एरिया कौन सा होगा, एरिया इज कांटेक्ट एरिया इज जो आपका बॉडी का एरिया कांटेक्ट में है फ्लूइड के, ठीक है ना। तो दैट इज कांटेक्ट एरिया। तो मैं इसको ड्रैग फोर्स कैसे लिखता हूँ, एफ ड्रैग इज इक्वल टू, टाउ का हमने रिलेशन निकाला यहाँ पे, टाउ का रिलेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइव किया। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू यू इंटू ए अपॉन h, right? That means drag force is equal to mu into u into a upon h, right? तो ध्यान रखना इसमें, जो आपका a क्या है, a is your contact area and h is the distance between the body and the surface, right? Clear है चीज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। if a body weighing 5 kg, if a body weighing 5 kg is sliding on a sloping surface at a constant velocity. If a body weighing 5 kg is sliding down a sloping surface at constant velocity, full stop, if the 2 mm gap, if the 2 millimeter, if the 2 mm gap between the body and the sloping surface, if the 2 mm gap between the body and the sloping surface is filled with a
with an oil, is filled with an oil, filled with an oil, full stop, full stop. Calculate, calculate, calculate the dynamic viscosity, calculate the dynamic viscosity, calculate the dynamic viscosity of the oil, calculate the dynamic viscosity of the oil for maintaining, calculate the dynamic viscosity of the oil for maintaining a constant velocity of, for maintaining, for maintaining a constant velocity of 7 meter per second, 7 meter per second, 7 meter per second of the body. Calculate, calculate the dynamic viscosity of the oil, calculate the dynamic viscosity of the oil for maintaining, for maintaining the constant velocity of 7 meter per second of the body. Full stop, full stop. Take contact area, take contact area as 2 meter square, take contact area as 2 meter square, and Sir, 2 angle of meter, slope 2 meter. square, 2 meter square, 2 meter square, 2 meter square, 2 square meter, ठीक है ना, 2 meter square, and angle of slope, and angle of slope as 30 degree, and angle of slope as 30 degree, as 30 degree. ठीक है, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 0.0036 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन ए 0.0036 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन बी 0.0047 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, per meter square, and option C 0.0025 Newton second per meter square, per meter square, and option D 0.0049 Newton second per meter square, पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, करो जरा ये. थोड़ी सी बचपन की 11 12 की फिजिक्स लगेगी इसमें, ठीक है, ध्यान रखना. सपोज ये एक स्लोपिंग सरफेस है जिसपे एक बॉडी है. ऐसे करके ये बॉडी है. इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच का जो गैप है विच इज 2 mm, ये आपका भरा हुआ है एक ऑयल से. मतलब ये ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रही है, ये जो स्लाइड कर रही है, इट इज स्लाइडिंग ऑन एन ऑयल. ये जो ये सरफेस है इसके ऊपर एक ऑयल है, और ये जो ऑयल की लेयर है, जो ये ऑयल की लेयर है, इट इज 2 mm, ऑयल की लेयर 2 mm. और जो इसका कांटेक्ट एरिया है, जो ये एरिया ऑयल के कांटेक्ट में है, जो ये एरिया ऑयल के कांटेक्ट में है, दिस इज 2 मीटर
2 मीटर स्क्वायर, दिस इज 2 मीटर स्क्वायर। जो एरिया आपका कांटेक्ट में है इट इज 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर और इसका वेट है, इसका जो वेट है इट इज 5 kg। एंगल इज 30 डिग्री, एंगल इज 30 डिग्री। चलो अब बताओ कैसे करोगे, ये कैसे करोगे? ठीक है, देखो इसमें 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 एक ही फंडा लगेगा, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का इसमें एक ही फंडा लगेगा। दैट मींस इसमें पूरे क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट जो कैच करने वाली थी, जो स्टेटमेंट कैच करने वाली थी वो दैट वाज कि इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? दैट मींस इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। its velocity is not changing, velocity change नहीं हो रही, that means its momentum is not changing। अगर velocity change नहीं हो रही है, momentum क्या होता है? m into v, m into v। अगर velocity changing that means momentum is not changing। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या बताता है हमें? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या change in change of moment, क्या बोल रहे? force force acting on a body, force acting on a force body, is directly force acting on a body directly proportional to rate of change of momentum। तो इसका मतलब अगर जो velocity है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये velocity कांस्टेंट है, दैट मींस इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो दैट मींस इसका जो मोशन है बॉडी का, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, राइट। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करो थोड़ा सा। ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें, बेसिकली अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। दैट मींस जो ये बॉडी है इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, अपने वेट के कारण ही क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो
तो इसका जो वेट है बॉडी का वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा, नीचे, वेट एक्ट कर रहा है नीचे, mg, राइट राइट। अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं along this plane, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करूं along this plane, दैट मींस ये एंगल, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री, राइट राइट। तो दैट मींस अगर अब ये फोर्स mg है तो इसका मतलब इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा, ये वाला एक कंपोनेंट आ गया ये, और एक कंपोनेंट आ जाएगा एक कंपोनेंट ये आ गया, राइट। तो ये कंपोनेंट कौन सा आ गया, mg क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, cos थीटा था, mg cos थीटा आ जाएगा ये। थीटा एंगल के साथ cos थीटा, mg cos 30 डिग्री, एंड ये आ जाएगा आपका ये वाला कंपोनेंट mg sin 30 डिग्री। इसका मतलब जो ये बॉडी का मोशन है, ये किस वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा। जो ये बॉडी मूव कर रही है, इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा। तो दैट मींस जो बॉडी पे ड्रैग फोर्स लग रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो जो ड्रैग फोर्स लगेगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा, राइट। अब कर सकते हो सॉल्व इसको, अब करो जरा सॉल्व, म्यू इनटू u इनटू a अपॉन h इज इक्वल टू, मास है 5, g को 10 ले लो इनटू साइन 30 डिग्री। आपके पास u भी है, वेलोसिटी भी गिवन है आपको, एरिया भी गिवन है, h भी गिवन है, निकाल लो म्यू, निकाल लो। यूनिट्स का ध्यान रखना बस, h आपको mm में गिवन है, सर आंसर क्या सी पार्ट है? आपको mm में सी पार्ट मेरे ये याद ही नहीं है, ऑप्शन बोलना क्या है, ऑप्शन सी पार्ट क्या दिया था, एक मिनट ऊपर लिखा हुआ है, नहीं ध्यान से देखो जरा, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन देखो ध्यान से, अप्रोक्सीमेशन लेके चलो। म्यू यू आ गया आपकी कितनी, 7 मीटर पर सेकंड, एरिया आ गया आपका 2 और h आ गया 2 mm है, h 2 mm है, तो ये 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर में कन्वर्ट हो गया, 5 10, राइट। साइन थीटा क्या है, साइन 30 किसके बराबर होगा, हाफ, 1/2, साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 5 into 10 into 1/2, ठीक है। तो जैसे भी काट लो, ये 2 ये कट गया, ये 2 5 राइट। तो ये कितना बन गया आपका, म्यू इज इक्वल टू 25 इंटू ये 10 रेज़ टू पावर -3, सॉरी, इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन 7, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाय 7, 7 3s are 21, 7 3s are, ये ऑप्शन सर, हाँ 7 3s are, मतलब आंसर 3 से स्टार्ट होगा,
तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, तो A ए option. पार्ट आंसर पूरा कैलकुलेट करने की, राइट, ए पार्ट ऑप्शन, राइट, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपका आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। देखो अब इसी में, इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन और आती है, इसी में, इस जो न्यूटन हमने पढ़ा लीनियर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसमें एक वेरिएशन और आती है। वेरिएशन क्या आती है इसमें कि यहाँ पे जो हमारी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इट इज स्टैटिक बाउंड्री। अब ये मूव नहीं कर रही है, ये मूव नहीं कर रही है, इट इज अ स्टैटिक बाउंड्री। बट इन केस if boundary is also moving, if boundary is also moving, ठीक है। इस केस में अब क्या होगा, अब आपकी बाउंड्री भी मूव कर रही है, तो दैट मींस अब आपकी क्या वेलोसिटी की जगह यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, जीरो माइनस यू किया था, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। बट अब क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से आपकी सरफेस मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से ये पार्टिकल भी मूव करेगा, राइट। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगी, हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी, हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो दैट मींस अब हमारा जो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है, अब जो हमारा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है वो कुछ इस शेप में आ जाएगा, Fd is equal to mu u, where u is the velocity of the fluid, u minus us is the velocity of the surface into a upon h, where us is the velocity of surface, surface, ठीक है। अब बस इसका ध्यान रखना इसके साइन का, अगर u और us, अगर u and us they are both in same direction, अगर फ्लूइड भी आपका इस तरफ मूव कर रहा है और आपकी जो बॉडी है, सरफेस है, वो भी अगर इस तरफ मूव कर रही है, तो दैट मींस इन दोनों का सिंबल क्या होगा, u और us का सिंबल सेम रहेगा, दोनों का सिंबल क्या सेम रहेगा। तो दैट मींस if both moving in same direction, both moving in same direction, so that means my drag force Fd is equal to mu u माइनस, अब u का साइन पॉजिटिव है तो us का साइन भी पॉजिटिव आएगा, us into h into a। दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, mu u minus us into a upon h, ये बन गया जब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ सेम हो गया फॉर्मूला, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ एग्जैक्टली, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा इसका, ऑपोजिट हो जाएगा, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। दैट मींस ये फॉर्मूला क्या बन गया, Fd इज इक्वल टू, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ते जाएगी ना, दोनों दूर जाते जा रहे हैं, एक उस तरफ जा रहा है, एक ऑपोजिट राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा mu
म्यू यू यू माइनस यूएस अपॉन एच इंटू ए। तो ये फॉर्मूला बन गया विच इज इक्वल टू म्यू यू यू प्लस यूएस अपॉन एच इंटू ए। राइट, क्लियर है? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में प्लस आ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। if a solid cylinder if a solid cylinder weighing 10 kg if a solid cylinder weighing 10 kg 10 kg comma radius 2 meters and height 5 meters radius 2 meters and height 5 meters is moving with a is moving with a velocity of 10 meter per second, is moving with a constant velocity of 10 meter per second 10 meter per second is moving with a constant velocity of 10 meter per second in a hollow cylinder 10 meter per second in a hollow cylinder which in turn is moving with a velocity of which in turn is moving with a velocity of 3 meter per second which in turn is moving with a velocity of 3 meter per second in opposite direction which in turn is moving with a velocity of 3 meter per second in opposite direction full stop if the 1 mm gap if the 1 mm gap between the hollow cylinder if the 1 mm gap between the hollow cylinder and the solid cylinder if the 1 mm gap between the hollow cylinder and the solid cylinder is filled with the fluid to maintain the constant velocity is filled with the fluid to maintain constant velocity full stop find out the viscosity of the fluid find out the viscosity of the fluid ठीक है। ऑप्शन लिखो ऑप्शन ए 0.00037 upon pi 37 upon pi ऑप्शन बी 0.0004 pi ऑप्शन सी 0.00045 upon pi and option D 0.00042 upon pi ठीक है। चलो करो जरा इसको।
इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये हॉलो स्पेस है, ये जगह इधर ऑयल भरा हुआ है, और ये जो ये गैप है इट इज ऑफ 1 mm। ये जो ये गैप है ये है 1 mm का, 1 mm। This gap is 1 mm। रेडियस है इसकी, रेडियस इज 2 meters। and height is 5 meters। and weight is 10 kg। 10 kg, ठीक है। क्लियर है चीज। ये मूव कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रहा है इन लेट सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट बोला तो एक ऊपर एक नीचे, 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे मूव कर रहा है। तो इस केस में भी सेम कंसेप्ट लगेगा। क्या बोलता है? इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट मींस इसका जो मोशन है ये किस वजह से है? इसका जो मोशन है ये किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेट। इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेट। So that means your drag force Fd is equal to mg। drag force is equal to mg। सिंपल, ये कंसेप्ट लगाओ तो क्या आ जाएगा आपका? म्यू, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा म्यू इनटू u प्लस us इनटू a अपॉन h is equal to mg is equal to mg। राइट? क्लियर है चीज? जरा अब तो सारा क्वेश्चन सामने लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें अब एक चीज ध्यान देने वाली है। म्यू निकालना है, u पता है आपको, us पता है, h क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी h? तो बता सकते हैं मेरे को h क्या होगा? 5 मीटर। h किसके बराबर होगा? 1 mm। जो ये जो गैप है इनके बीच में, राइट, इनके बीच का जो गैप है दैट इज 1 mm। a किसके बराबर होगा? a क्या लोगे? 2 pi r 2 pi 2 हाँ, 2 पाई पाई बाय 4 स्क्वायर। 2 पाई r तो सरकमफ्रेंस हुआ, एरिया ये तो एरिया है। पाई बाय 4 कौन से एरिया लो? पाई बाय 4 जो कांटेक्ट एरिया साइड वाला। पाई बाय 4 स्क्वायर। पाई, मेरी बात सुनो, पाई बाय 4 d स्क्वायर कांटेक्ट एरिया थोड़ी है। पाई बाय 4 d स्क्वायर तो ये वाला एरिया होगा। 2 पाई आर एच जो सरफेस एरिया है। 2 पाई r कांटेक्ट में तो सरफेस एरिया ना। हाँ, 2 पाई आर एच, इस चीज का ध्यान रखना। जो एरिया है दैट इज योर 2 पाई, सरफेस एरिया कांटेक्ट में है ना। बॉडी तो आपकी अलोंग दी सरफेस जा रही है, तो ए आ जाएगा 2 पाई आर एच। बस ये चीज का ध्यान रखो। आप करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 + 3 into 2 पाई, रेडियस भी 2 है, h क्या आ जाएगा 5 अपॉन h है आपका ऑप्शन 1 सर 0.0038 by pi। क्या ऑप्शन क्या है? 0.0038 by pi। हाँ, ऑप्शन ए। हाँ राइट, बिल्कुल सही। m इंटू जी को भी 10 ले लो, 10 लेके सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये क्लियर करो। ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.0037 या 38 कुछ ऐसे ही आएगा अपॉन 38 by pi सर।
हाँ वो 3738 कुछ इतना ही आएगा आसपास ऑप्शन उसका यही बनता है 0.0037 अपॉन पाई। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? किसी को इस चीज में कोई डाउट, इसके कंसेप्ट में कोई डाउट, इसके कंसेप्ट में कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, a flat plate a flat plate of 0.15 meter square a flat plate of 0.15 meter square is pulled at 20 centimeter per second. A flat plate of 0.15 meter square is pulled at 20 centimeter per second relative to another plate comma fixed at a distance of 0.02 centimeter fixed at a distance of 0.02 centimeter from it 0.02 centimeter from it with a fluid having viscosity mu is equal to of the fluid having viscosity mu is equal to 0.0014 Newton second per meter square with a fluid having viscosity mu is equal to 0.0014 Newton second per meter square, separating them full stop. What is the power required to maintain the motion? What is the power required to maintain the motion? ठीक है, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए 0.014 watts, ऑप्शन ए 0.014 watts, ऑप्शन बी 0.021 watts, 0.021 watts, ऑप्शन सी 0.035 watts and option D 0.042 watts 0.042 watts। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, अब क्वेश्चन में करना क्या निकालना है हमें? क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? देखो आपको सब कुछ इसमें दे रखा है, पावर निकालनी है। अब पावर किसके बराबर होती है? व्हाट इज पावर? क्या बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं वो तो वो तो आपका एंगुलर वो बता रहे हो। ठीक है, मेरे को यार नॉर्मल लैंग्वेज में 9th 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा यार, व्हाट इज पावर? इसके बारे में सुना? रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट? सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज में यार, व्हाट इज पावर? इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जहां पे देखो, जहां पे रेट लग गया, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क किसके बराबर होता है? व्हाट इज वर्क? Force into displacement. एग्जैक्टली, Force into फोर्स इनटू
फोर्स Displacement. इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये क्या बन गया, F इनटू डी बाई टी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर हो गया, velocity. velocity. That means power is nothing but force into velocity, right? So P is equal to F into V. P is equal to F into V, right? तो velocity आपको दे रखी है, F मतलब ड्रैग फोर्स निकालो, आपको सब कुछ गिवन है, ड्रैग फोर्स निकालो, ड्रैग फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी, पावर आ जाएगी। डी ऑप्शन सर 0.042। 0.042, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हम निकालना है ड्रैग फोर्स। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालनी है ड्रैग फोर्स। तो F इज इक्वल टू म्यू हमें गिवन है 0.0014, और उसके वेलोसिटी भी गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको उसमें कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। यार एक मिनट आप होल्ड करना है, मुझे कॉल आ रही है। किसी को माइक में प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये मैं कुछ मैसेज पढ़ रहा हूँ, कुछ आ रही है सबको आवाज, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? सर उसका म्यूट सर, वो बात नहीं कर पा रहा है सर, उसको सर 2-3 दिन हो गए सर। नहीं, कौन है नाम बोलो। अदनान सर, अदनान। हाँ अदनान सर। हाँ अदनान, अच्छा अदनान तभी वो मैसेज कर रहा था, एक मिनट रुको। अदनान, यहाँ से तो कोई वो हुआ नहीं है कुछ चेंज। अदनान हेलो हेलो जी सर। अदनान आवाज आ रही है? अब चल पड़ा? चल पड़ा। हाँ चल सर, बात नहीं कर रहा है। नाराज लग रहा है। नो सर, ठीक है चलो, ये क्या था, डायनेमिक विस्कोसिटी 0.0014 और वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ। एंड योर एरिया कितना है, एरिया कितना गिवन है 0.15 मीटर स्क्वायर, 0.15 अपॉन योर गैप इज डिस्टेंस 0.02 सेंटीमीटर, तो इसको 0.02 को इनटू 10 रेज़ टू पावर -2 भी लिख सकता हूँ। किसमें कन्वर्ट हो गया, राइट, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, ठीक है। ये आ गया ड्रैग फोर्स, ये आ गया ड्रैग। इसको टोटल पूरा सॉल्व करने से बेटर है सीधे पावर ही निकालो। P इज इक्वल टू 0.00, ठीक है, सीधे पावर निकालो। P इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 0.2 इनटू 0.2, राइट। इसको सॉल्व करो पूरा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब सॉल्व कैसे करना है, अब हर एक का अपना अपना तरीका है, जैसे मर्जी करो। ये 0.2 से ये 2 कट जाएगा, राइट, तो 15 2 ज़ा 30,
और 14 into 3 कितना हो जाएगा 42, 14 into 3 42, बाकी वो पॉइंट वॉइंट करते रहेंगे, तो मतलब आंसर कुछ आपका कितना आ जाएगा, ये देखो 15 3 जा कितना हो गया, 15 2 जा 30 और 14 3 जा 42, तो 42 एक ही ऑप्शन में है, 40, दैट इज योर डी पार्ट। बाकी 42. पॉइंट काट लो, वो आपका अल्टीमेटली यही बन जाएगा, पॉइंट काट लो, अल्टीमेटली आपका ये बन जाएगा, ये -2 से ये पॉइंट कट जाएगा, ये 0.2 से आपका इधर वाला 0.2 कट जाएगा, वो आप सॉल्व कर लेना, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 0.04242। अब पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, तो बता सकता है मेरे को, व्हाट आर द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर? वाट, न्यूटन मीटर पर वाट, वाट, बिल्कुल सही, किलोवाट, वाट होता है। बिल्कुल वाट किलोवाट होता है, पर बेसिकली जो बेसिक यूनिट्स हैं, हम बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं, पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, W by power is rate of doing work, W by time, right? और वर्क के यूनिट होते हैं, वर्क इज बेसिकली योर एनर्जी, इट इज जूल्स, एंड टाइम इज सेकंड्स, तो बेसिकली जो पावर के बेसिक यूनिट्स आ गए, that is joules per second, and 1 joule per second is equal to 1 watt. 1 joule per second is equal to 1 watt, which is equal to F into V, force into velocity. तो that means units क्या बन जाएंगे यहाँ से, इस फॉर्मूले से units क्या बन गए, force क्या आ गया, न्यूटन, force is न्यूटन, and velocity is meter पर सेकंड स्क्वायर second. Force is Newton and velocity is meter per second, right? तो हमारे पावर के क्या क्या यूनिट्स बन गए, पावर के यूनिट आ गए, एक तो जूल पर सेकंड, और एक यूनिट क्या आ गए वॉट, और एक यूनिट क्या आ गया न्यूटन मीटर पर सेकंड। डायमेंशन निकालो जरा इसके, यहाँ से डायमेंशंस निकालो, M1 L1 T minus 2 और हो जाएगा M multiply डिवाइड में हो जाएगा डायमेंशन M2 L1 T power minus 3 M2 L1 T minus 3. M2 न्यूटन का आ गया ml, ml-1 न्यूटन का आ गया ml t minus 2, मीटर का आ गया l, टाइम का आ गया t, राइट? तो ये बन गया आपका ml 2 t minus 3, राइट? क्लियर है? ये क्या आ गया ml2 t minus 3, सबके यही आए, सबके यूनिट से ही आए, यस सर। न्यूटन मीटर सेकंड, राइट? क्लियर है ये चीज सबको, ठीक है? तो these are the dimensions of your power, ठीक है? पावर का हमने क्वेश्चन भी देख लिए, पावर का क्वेश्चन है कैसे देख ले, तो पावर के हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी देख लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है? एक विस्कोसिटी आ गई डायनामिक विस्कोसिटी, एंड सेकंड term in which viscosity can be defined is kinematic viscosity. Kinematic viscosity. काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज dynamic viscosity upon
upon density, exactly, right? Dynamic viscosity upon density, and its units are meter square per second. इसके units आ गए meter square per second. Units are meter square per second. ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस क्या होंगे इसके? सर ये v लिखा है 0 L2 T power minus 1. I'm not L2 T minus 1. क्या क्या? I'm not Minus L2. one. M0 0 L2 T power L2 minus T minus 1. ठीक है, इसके यूनिट्स आ जाएंगे M2. M0 L2 T minus 1 T minus M0 L2 T minus 1. ठीक है, क्लियर है चीज? इसकी यूनिट्स आ गई, इसकी यूनिट्स आ गए आपके यूनिट्स आ गए मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डायमेंशन आ गए M0 L2 T minus 1, and it is denoted by nu. It is denoted by nu, nu बोलते हैं इसको. ये टेढ़ा सा जो v है that is nu. ठीक है, तो ये तो यूनिट्स आ गए SI यूनिट्स या MKS यूनिट्स. इसके CGS यूनिट्स क्या होंगे? centimeter square per second. Per second. Stokes, sir. हाँ बिल्कुल स्ट्रोक्स ही होगा. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही स्ट्रोक्स बोलते हैं. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स बोलते हैं. STOKES स्ट्रोक्स. इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स बोलते हैं. ठीक है, तो स्ट्रोक्स का रिलेशन क्या होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड के साथ? रिलेशन क्या होगा? कन्वर्ट करो जरा अपने SI यूनिट्स को CGS में. 1 stroke is meter equal square. to 10 power minus 2. हाँ एग्जैक्टली. माइनस कितना? -2 sir. -2 कैसे भाई? Minus है ना? -4. -4 नहीं आएगा. हाँ ठीक है ना, तो उसी को मैं ऐसे भी उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 स्ट्रोक्स. ठीक है, आपने स्ट्रोक्स की टर्म में बताया, मतलब मीटर स्क्वायर की टर्म्स में बताया, मैं स्ट्रोक्स की टर्म में बात कर रहा हूँ. तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 स्ट्रोक्स. 10 रेज़ टू पावर 4 स्ट्रोक्स. ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, अब एक चीज बताओ, हमारा जो विस्कोसिटी के पीछे व्हाट वाज द बेसिक रीजन क्या था विस्कोसिटी का? विस्कोसिटी हो क्यों रही है? सारा जो बेसिकली जो फंडा हो रहा है, विस्कोसिटी क्यों हो रही है? इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? Velocity sir. सोचो Surface tension. जो बेसिक सरफेस टेंशन कहाँ पे इतना आगे पहुंच गए? अभी सरफेस टेंशन पहुंचे ही नहीं हम. Internal friction. क्यों हो रही है विस्कोसिटी? क्यों हो रही है? क्यों विस्कोसिटी है क्या? Collision of क्यों हो molecules. रही है विस्कोसिटी? कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स. नहीं, थोड़ा सा और इलैबोरेट करो इसको. इधर आओ जरा. cohesion ये पढ़ा हमने विस्कोसिटी. हाँ कोहेजन. बिल्कुल सही. जोर से बोलो है, शर्माओ मत. कोहेजन. देखो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका ये फ्लूइड आ रहा है यहाँ से, ये फ्लूइड आया यहाँ पे. जो लेयर आपकी बॉटम मोस्ट लेयर जो कांटेक्ट में आएगी वो क्या होगी? वो रुकेगी, उसको रेजिस्टेंस मिलेगी. लेकिन अब पार्टिकल्स के बीच में आपस में प्यार बहुत है, बड़ा ज्यादा प्यार है. एक रुकेगा तो वो दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा, दूसरा रुकेगा वो तीसरे को रोकने की कोशिश करेगा. क्यों वो दूसरे को रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि आपस में क्या है, इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं. आपस में क्या है इनके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्सेस. दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस इज कोहेजन. मतलब एक लेयर रुक रही है तो दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश कर रही है. मतलब
मोशन को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, मोशन को रेजिस्टेंस मिल रहा है। किस वजह से, अगर कोहेजन नहीं हो, लेट्स सपोज कोहेजन नहीं, हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हम आइडियल फ्लूइड की बात करें जहां पे कोहेजन है ही नहीं, एक लेयर रुकी, ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से मतलब ही नहीं है, नीचे रुक गए तो रुक गए, ऊपर वाली वैसे ही चलती रहेगी क्योंकि इसमें कोहेजन ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि रियल फ्लूइड्स में कोहेजन होती है, कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो अकॉर्डिंगली आपकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है, कम होती है। तो जैसे ही नीचे वाली लेयर रुकी, वो क्या करेगी, ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, वो उसके ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी। दैट मींस द बेसिक रीजन behind your viscosity is cohesion. It is cohesion, ठीक है। तो बेसिक रीजन बिहाइंड योर विस्कोसिटी इज कोहेजन, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम अब कंपैरिजन करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस तो डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस और डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में, ठीक है। अब किसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी, डायनामिक विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होगी, गैस में कि लिक्विड में? लिक्विड में सर। लिक्विड में। ऑब्वियसली बात है, जिसमें कोहेजन ज्यादा होगी, जिसमें पार्टिकल्स में प्यार ज्यादा होगा, वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब गैस के पार्टिकल्स आपको पता है वो दूर फैले रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब जो डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस है, it is much less than your dynamic viscosity of liquid, ठीक है। your dynamic viscosity of gas is much less than your dynamic viscosity of liquid, ठीक है। एक चीज तो क्लियर होगी। अब कंपेयर करते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी of gas is equal to dynamic viscosity of gas is equal to dynamic viscosity of gas upon density of gas, or kinematic viscosity of liquid is equal to dynamic viscosity of liquid upon density of liquid। अब कंपेयर करो जरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? गैस की ज्यादा होगी। अब कंपेयर करो, गैस की ज्यादा होगी क्योंकि डेंसिटी कम होती है। गैस की ज्यादा होगी, डेंसिटी कम, क्योंकि इसमें डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी कम, लेकिन डायनामिक विस्कोसिटी भी तो कम है, अगर आप बोल रहे हो डेंसिटी कम है तो डायनामिक विस्कोसिटी भी तो कम है। अगर डिनोमिनेटर कम है पर न्यूमरेटर भी तो कम ही है, न्यूमरेटर थोड़ी ज्यादा है। आप सोचो जरा, न्यू गैस का सर ज्यादा है सर। गैस का क्यों ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सर उसकी डेंसिटी भी कम है सर, न्यू भी कम है, उसके सर म्यू ज्यादा है और डेंसिटी भी ज्यादा है लिक्विड की एज कम्पेयर टू गैस, तो एज अ होल वो कम होता है, कम होगा न्यू गैस से। बराबर भी आ सकता है। ऐसा होल क्यों कम होगा? पर अब अगर लेट्स सपोज कम ज्यादा मतलब इसकी 5 ले लो, इसकी डायनामिक विस्कोसिटी, और इसकी ले लो डेंसिटी, ले लो इसकी 7, या फिर इसकी डेंसिटी ले लो मैं लेट्स सपोज कोई भी बात नहीं, इसको ले लो 10। अब आप बोलते हो इसकी डायनामिक विस्कोसिटी गैस की कम होगी, तो कम ले लो आप इसको 4,
और आप बोलते हो कि भाई इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम होगी इससे। अब इसको ले लो आप 9। अब देखो रेशियो किसका ज्यादा आ रहा है, रेशियो किसका ज्यादा आ रहा है? लिक्विड का सर। लिक्विड का। वो हाँ, अब वो ज्यादा हो गया। अब अगर मैं इसको, अगर इसकी वैल्यू 8 हो गई, अब क्या होगा? बराबर आ अब गई क्या सर। होगा? अब किस, बराबर आ अब गई सर। बराबर आ गई। अब बराबर। बराबर आ गई। वहीं अगर मैं इसको 6 कर दूं, अगर मैं इसको 6 कर दूं, ज्यादा हो जाएगी सर। ज्यादा आ गई सर। ज्यादा आ गई, ठीक है ना? तो इसका ज्यादा। मतलब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के केस में नहीं बता सकते कौन ज्यादा है कौन कौन कम है। वो डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो आपकी जो गैस की डेंसिटी, डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस कैन बी ग्रेटर देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और may be equal to kinematic viscosity of liquid, or it can be less than, or it can be less than kinematic viscosity of liquid। देखो डायनामिक विस्कोसिटी के केस में तो सीधा सीधा हमने बता दिया कि भाई डायनामिक विस्कोसिटी जो गैस की है वो कम है एज कंपेयर टू डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी के केस में चक्कर बन गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी चक्कर बन गया, ठीक है ना? क्योंकि वो रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है और रेशियो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऊपर की वैल्यू कम, नीचे की वैल्यू भी कम हो गई, ऊपर की वैल्यू ज्यादा, नीचे की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो वो रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उनका जो रेशियो, आपस में जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट your kinematic viscosity of gas, kinematic of viscosity of gas, it can either be greater than kinematic viscosity of liquid, or it can be equal to kinematic viscosity of liquid, or it can be less than kinematic viscosity of liquid। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट का। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है वैसे? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हेलो होती क्या है? सर होती क्या है, कह मतलब रहा आसान होती भाषा में क्या है? सर क्या? आसान भाषा में काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या? देखो सरल। हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते, हाँ हम सरल भाषा में जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो दो टाइप के मोशन समझते हैं, दो टाइप के मोशंस की बात करते हैं हम। एक होता है एक डायनामिक, एक होता है काइनेमेटिक, ठीक है? एक होता है डायनामिक, एक होता है काइनेमेटिक। तो व्हाट इज फोर्स डायनामिक कंसीडर मोशन? करते हैं आपको पता होगा, हाँ फोर्स कंसीडर, सर, जब जिसमें जब फोर्स मोशन कंसीडर के करते पीछे, हैं। हाँ वही जिसमें हम फोर्स कंसीडर करते हैं, जिसमें हम फोर्स कंसीडर करते हैं मोशन को स्टडी करने के लिए, उससे हम बोलते हैं डायनेमिक मोशन। और काइनेमेटिक मोशन क्या हो गया? जिसमें हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, ठीक है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी, पहले हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करेंगे। डायनेमिक विस्कोसिटी वो विस्कोसिटी जब आपका फ्लूइड एक मोशन में है, जब एक फ्लूइड आपका मोशन में है, उस समय जो उसको विस्कोसिटी, उस समय जो रेजिस्टेंस मिल रही है, उसको हम बोलेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी, उसको हम बोलेंगे डायनेमिक। देखो जनरली कहीं पे भी अगर उन्होंने विस्कोसिटी बोला ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आया या कुछ भी है, अगर उसने बोला कैलकुलेट द विस्कोसिटी, तो इसका मतलब वो डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना? जब हम जनरली हम बात करते हैं, जब हम जनरली बात करते हैं कि आपका जो फ्लूइड है, जब आपका जो डेंसिटी है, जनरल भाषा में बात करते हैं, जो आपकी डेंसिटी विस्कोसिटी है, तो इसका मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें सोचना नहीं, अगर क्वेश्चन में आगे कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो दैट मींस वो डायनेमिक विस्कोसिटी की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि हम इन जनरल जब विस्कोसिटी की बात करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी की ही बात करते हैं। क्यों? बेसिकली अब विस्कोसिटी है क्या? रेजिस्टेंस टू मोशन। रेजिस्टेंस टू मोशन, जो जब मोशन की बात हो रही है, दैट मींस हम डायनेमिक मोशन की बात कर रहे हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस अंडर अब आपकी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, अब आपकी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब फ्लूइड अपने वेट के अंडर, इट्स ओन वेट, जब एक फ्लूइड मूव कर रहा है, उस समय कितनी उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, दैट इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। समझ गए? क्लियर है ये चीज? जब एक फ्लूइड जैसे हमने पीछे दो तीन क्वेश्चन किए, वो क्या था? एक्सटर्नल फोर्सेस हमने जीरो कर दी थी,
दैट मींस जब एक फ्लूइड अंडर इट्स ओन वेट जब मूव कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब मूव कर रहा है, उस समय कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रही है, दैट इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है ना, जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी, और जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस कंसीडर नहीं कर रहे, जब हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल मोशन की बात करें, जब हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के मोशन की बात कर रहे हैं, उस समय जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रही है दैट इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? बेसिकली इसको मेजर कैसे करते हैं, अगर आपने, हाँ इसको हम मेजर करते हैं, हम बेसिकली इसको मेजर करते हैं विस्कोमीटर में। अगर आपने ये शायद हमने उसमें भी पढ़ा था, इसमें हाईवे में मटेरियल में शायद पढ़ा होगा, एक होल करते हैं और वो कितना टाइम लग, हाँ विस्कोमीटर एग्जैक्टली, वो कितना टाइम लगता है वो खाली होने में, तो ये भी हम वैसे मेजर करते हैं। एक होल कर दिए, कितना टाइम लगा एक फ्लूइड को अंडर द ग्रेविटी फ्लो करने में, वो आ गया आपका, दैट इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले डायनामिक विस्कोसिटी की बात करते हैं, ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इज लिक्विड्स, फर्स्ट इज लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स में भी हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे डायनामिक विस्कोसिटी की, पहले बात करेंगे डायनामिक विस्कोसिटी की। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी में क्या फर्क आएगा, तो बता सकते हैं? इंक्रीज होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? गैस में इंक्रीज होती है, गैस में इंक्रीज होती है, लिक्विड में डिक्रीज होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में डिक्रीज होती है और गैस में इंक्रीज होती है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर पहले हम लिक्विड की बात करेंगे कि लिक्विड में डिक्रीज क्यों होती है। ये दूर जाते कोहेजन ब्रेक हो जाता है वहां पे, हाँ एग्जैक्टली, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है जब हम हीट, हाँ उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, बेसिकली होता है कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, उसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या मिलती है, हीट करने से उनको कहते हैं एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो प्यार कम हो जाता है, तो वो क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो दैट मींस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कोहेजन होती है, प्यार जो होता है वो कम हो जाता है। कोहेजन डिक्रीजेस, सॉरी यार मैं थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। जो कोहेजन है, कोहेजन डिक्रीजेस, राइट। तो कोहेजन अगर कम हो गया तो आपको पता है हमारी विस्कोसिटी के पीछे बेसिक रीजन क्या है, कोहेजन। ये जितनी ज्यादा कोहेजन उतनी ज्यादा डायनामिक विस्कोसिटी, जितनी कम कोहेजन उतनी कम विस्कोसिटी। तो दैट मींस योर डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इट डिक्रीजेस, ठीक है, क्लियर है चीज। ये बात होगी डायनामिक विस्कोसिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, न्यू लिक्विड। ठीक है, ये किसके बराबर है, न्यू लिक्विड? इट इज इक्वल टू म्यू लिक्विड डायनेमिक अपॉन डेंसिटी, म्यू लिक्विड डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, राइट। अब ये चीज तो पता है हमें कि टेम्परेचर बढ़ाया, ये तो कम हो गया, अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी? डेंसिटी कम होती, डेंसिटी कम होगी। अभी आपने बोला था क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट। हम अभी बात की थी ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन
वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। देखो वॉल्यूम बढ़ती है लेकिन बहुत कम, इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली, थोड़ी सी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड को हीट किया तो उसकी वॉल्यूम बढ़ के पूरा एक कमरा भर दिया, ठीक है ना। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बट वेरी स्लाइटली, थोड़ी सी बढ़ती है। तो इसका मतलब जो डेंसिटी कम होगी वो भी थोड़ी कम होगी, राइट। इसका मतलब जो डेंसिटी कम होगी वो भी थोड़ी कम होगी, राइट। तो इट इंक्रीजेस बट वेरी स्लाइटली, वो भी कम ही होगी। ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी कोहेजन, आपकी जो म्यू कम हो रहा है ये ज्यादा रेट से कम हो रहा है एज कंपेयर टू योर डेंसिटी। ये 3 बार एरो नीचे गया, मतलब इसका रेट ज्यादा है कम, मतलब डेंसिटी आपकी ज्यादा, डायनामिक विस्कोसिटी ज्यादा कम हो रही है एज कंपेयर टू योर डेंसिटी। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे, कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा हाँ increase कम ही होगी ना यार, डिक्रीज होगी, कम ही होगी ना यार, डिक्रीज टू डिक्रीज ही होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, डायरेक्टली ठीक है। न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, न्यूमरेटर ज्यादा रेट से छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब एक लिक्विड की अगर बात करें ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोथ रिड्यूस, दोनों ही कम होंगे। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने वाली क्या है कि कौन सी विस्कोसिटी ज्यादा रेट से कम होगी। अब ये चीज बताओ, कम दोनों ही हो रही है, यहाँ पे हमने देख लिया कि कोहेजन कम हो रही है, काइनेमेटिक तो कम होगी, काइनेमेटिक कम होगी, कम रेट से। कम नहीं, ज्यादा रेट से कौन सी होगी? डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक, एग्जैक्टली बस यही फंडा, यही पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी लिक्विड की डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों ही कम हो रही है, बट डायनामिक विस्कोसिटी decreases at a faster rate than your kinematic viscosity, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एट अ फास्टर रेट देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। क्लियर है चीज, सबको क्लियर है चीज, ठीक है। सेकंड बात करते हैं गैसेस की, ठीक है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये आप मतलब सुन के बाद में वीडियो से आप बाद में बना लेना नोट्स, लिख लेना थोड़ा ये, ठीक है। सेकंड बात करते हैं गैसेस की, अब गैसेस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गई आपकी डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। अब ये बताओ, अब ये कम होगी कि ज्यादा होगी? जब हम टेम्परेचर बढ़ाया हमने, क्या डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ेगी कम होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीज करेगी, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला, इंक्रीज होगी। गैस लिक्विड के केस में डिक्रीज हो रही थी, पर गैस के केस में इंक्रीज होगी। पर इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि ये मतलब आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में जो ही इनको एनर्जी मिलेगी, स्ट्राइक करेंगे आपस में, इनका मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे। देखो उस पर स्ट्राइक करेंगे आपस में, बाउंसिंग बैक हाँ, जैसे होती है ना, जो बेसिकली जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बेसिकली जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर ऑलरेडी अंडर मोशन, आपको पता ही है, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, वो मूव करते रहते हैं। और जब उनको हम हीट करते हैं, जब हम गैस को हीट करते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी एनर्जी और इंक्रीज होती है, तो ये और ज्यादा रैंडमली मूव कर लेते हैं। तो अब इनका मोशन इतना रैंडम हो जाता है कि ये एक दूसरे के पाथ में आना स्टार्ट कर देते हैं, समझ रहे हो? ये बेसिकली एक दूसरे के मोशन में ही क्या करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण के मोशन में भी क्या होती है, हिंड्रेंस क्रिएट होती है। दैट मींस अब क्या करेंगे, ये मोशन को ही ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट मींस अब आपका जो मोशन है वो डिफिकल्ट हो गया। दैट मींस योर विस्कोसिटी हैज इंक्रीज्ड। इसके लिए गैसेस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर ये याद हो, CRMS, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। तो CRMS is equal to square root of 3
it is equal to square root of 3 R 3R, सॉरी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 3 R T upon M. 3 RT upon M. Root means square velocity is equal to 3 RT upon M, where R is gas constant, M is your molecular mass, and T is your temperature. So that means your root mean square velocity is directly proportional to square root of temperature. मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ गई, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ी तो इसका मतलब पार्टिकल्स का जो मोशन है इट विल बिकम मोर रैंडम. मतलब रैंडम मतलब कि वो एक दूसरे के पाथ में आना स्टार्ट कर देंगे. तो जब वो एक दूसरे के मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो ओवरऑल गैस के मोशन को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे. तो दैट मींस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस. डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की. काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस की. ठीक है, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस किसके बराबर है? डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी. अब ये तो पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये तो हमें पता है डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है. डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी? डेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी, कम बढ़ेगी लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस नहीं, पर क्यों बढ़ेगी यार, ये बताओ क्यों बढ़ेगी? डेंसिटी घटेगी सर. ज्यादा मोस्टली में होंगे तो ज्यादा आइडियल देखो सीधी सी बात है यार, हीट करोगे तो एक्सपैंड नहीं करेगी. आप गैस को हीट करोगे एक्सपैंड नहीं करेगी. जब एक्सपैंड करेगी तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी. जब आप गैस को हीट करोगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, तो जब उसने एक्सपैंड किया तो दैट मींस वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड. जब वॉल्यूम बढ़ी तो इसका मतलब डेंसिटी कम होगी. या फिर इसको स्टडी करने के लिए एक और तरीका है. आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना है? पीवी इक्वल टू एनआरटी. हाँ एग्जैक्टली, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, आइडियल गैस है. ये तो मरते दम पे नहीं बोल रहे. क्या बोल रहा है सियास, वो सुनाई नहीं दे रहा. क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मरते दम तक नहीं बोलेंगे. हाँ से मरते दम तक नहीं बोलेंगे. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? यही है आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? तो लेकिन इसकी एक और फॉर्म आती है, आइडियल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म आती है. ठीक है, पी क्या, व्हाट इज पी? पी इज योर प्रेशर, V is volume, N क्या आपका? N याद है किसी को? स्मॉल n क्या? मोल्स of gas. हाँ, मोलर वेट. n आगे नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, R क्या था आपका? R क्या था? नहीं रेनॉल्ड नंबर नहीं मेरे भाई, R मत बोलो, रेनॉल्ड नंबर मत बोलो यार, क्या कर रहे हो फ्लूइड मैकेनिक. R is gas constant, रेनॉल्ड नंबर आगे आएगा. ठीक है, R is gas constant, T is temperature. ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, P is equal to N, ऐसे बता दो सर फिर भी. एक मिनट यार बस. P is equal to N R T upon V. ठीक है, N is your molar mass, number of moles, V is volume, mass upon volume क्या बन जाएगा? Density. तो P is equal to rho R T. तो आइडियल गैस इक्वेशन की जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो मोस्टली जो फॉर्म यूज होती है वो ये है. P is equal to rho R T.
और मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, रो इज इक्वल टू P अपॉन R T. So that means this implies my density is inversely proportional to temperature. Density is inversely proportional to temperature. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, या टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स डेंसिटी विल फॉल, दैट मीन्स डेंसिटी विल डिक्रीज. राइट, क्लियर ये चीज, राइट. तो इसका मतलब अब आपकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस है, इसका मतलब आपकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस है वो क्या बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी, सीधी सी बात है. न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर फॉल कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि गैस के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस वो भी इंक्रीज होती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस वो भी इंक्रीज होती है. बट रेट ऑफ इंक्रीज किसमें ज्यादा होगा? यहाँ पे काइनेमेटिक होगा, वहाँ पे डायनेमिक. यहाँ पे काइनेमेटिक का होगा. एग्जैक्टली, यहाँ पे काइनेमेटिक है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर फॉल करते जा रहा है. इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज करते जाएगी. डिनोमिनेटर छोटा होते जा रहा है ना, डायनेमिक विस्कोसिटी कम हो रही है और आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी ज्यादा हो रही है और डेंसिटी कम हो रही है. तो इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू ओवरऑल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. राइट, तो दैट मींस योर डायनेमिक विस्कोसिटी and kinematic viscosity both will increase, but the rate of increase of kinematic viscosity will be more than the rate of increase of dynamic viscosity. ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये फंडा समझ आया सबको? ठीक है, चलो आज यही खत्म करते हैं. तो कल सुबह कंटिन्यू करेंगे इसके आगे. आपने शायद नमाज वगैरह पढ़ने जाना होगा, ठीक है ना? तो इसके बाद राइट सुबह कंटिन्यू करेंगे इसके आगे.